Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। अभी पब्लिक आ गई। आ गई सर। Yes, sir. सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम जब कैथोड पे हम अगर कोई मेटल लेते हैं तो उसका लेने का फायदा क्या होता है? क्योंकि मैंने ऐसे समझा हुआ है कि जब मेटल जमता है, जब कैथोड पे मेटल जमता है जाके, तो वो जमता तो सोल्यूशन से जाके है, तो फिर कैथोड पे मेटल लेने का हमारा फायदा ही क्या होता है? नहीं, कैथोड पे मेटल लेने का फायदा नहीं समझा मैं। तो मतलब एक जैसे इलेक्ट्रोड तो लेना ही है ना। सर, तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लें तो फिर और या फिर कोई और इलेक्ट्रोड ले लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कैथोड पे? हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रोड लोगे तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे तुमने देखा ना, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ करोगे तो कैथोड पर कुछ आ जाएगा, एनोड पे कुछ और आ जाएगा। लेकिन जब कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ करोगे तो एनोड पर भी कॉपर आएगा, कैथोड पे भी कॉपर आएगा। तो वो हमें इलेक्ट्रोड्स तो इनर्ट ही लेने चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। और इस इलेक्ट्रोलिसिस का पर्पस क्या था? पर्पस था वो तुमने देखा था बाद में, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलिसिस का फायदा उठाते हैं कि आपको जिसकी भी प्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, आप उसको कैथोड बना दीजिए और सोल्यूशन में या एनोड आपको वो वाला गोल्ड का लगा दीजिए या सिल्वर का लगा दीजिए, तो इधर से सिल्वर नीचे गिरता जाएगा और इस चम्मच पे जमता जाएगा। तो ये जनरली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस प्लेटिंग वगैरह में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, समझ लो ना। सर हाँ मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कैथोड पे हमने अगर कॉपर नहीं भी लेते हैं, हाँ जो अटैकेबल वाला जो केस था उसमें हाँ कॉपर अगर नहीं भी लेते हैं सर, तो तब भी तो कॉपर ही जाके जमेगा वहां पे हाँ। कैथोड। तो मतलब ये फिर तो तुम इसके प्रैक्टिकल यूजेस में मत जाओ ना। तुम बस ये सोचो कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे तो सोल्यूशन फेज से कॉपर प्लस 2 के फॉर्म में डिपॉजिट करेगा। और डिपॉजिट का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो उस इलेक्ट्रोड पे ही जाके जमेगा। उस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर वो नीचे की तरफ भी तो सेटल हो सकते हैं ना। समझो, वो जरूरी थोड़ा ना कि उस कॉपर के उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही जाके पोत देंगे आप। हो सकता है इलेक्ट्रॉन लेता जाए और नीचे कॉपर के फॉर्म में नीचे इकट्ठा भी होता जाए, तो नीचे आपको प्योर कॉपर भी मिल सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस का ये भी एक फायदा है। और अगर उस रॉड पर भी कॉपर इकट्ठा हो गया तो रॉड में से भी तो कॉपर निकाल सकते हैं ना बाहर। नहीं समझे भाई? मुझे अगर प्योर कॉपर चाहिए एक सोल्यूशन फेज से निकाल कर, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर को जमा दूं और जमाने के बाद उस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल के कॉपर छील छील के निकाल लूं। नहीं समझे? मतलब ये ऐसे बोलने का तरीका, बट हमें तो अगर कॉपर को डिपॉजिट ही करवाना है तो हम इस तरह से भी कॉपर पा सकते हैं। समझे कि नहीं? सर मैं ना एक चीज में समझ नहीं आ रही कि जैसे मतलब मैंने ये समझा हुआ है कि अगर सोल्यूशन में कोई मेटल आयन होता है तो फिर वो जाके जमता है कैथोड पे। तो कैथोड का हम अगर कोई भी ले लें, मतलब इनर्ट ले लें, कॉपर का ले लें, कोई भी किसी भी मेटल का ले लें, तो फिर जाके सोल्यूशन से जमता है ना। तो उस हाँ तो उस इलेक्ट्रोड पे कोई कोई भी मेटल लेने का पर्पस क्या होता है? नहीं, अगर तुम कॉपर ले लो और इनर्ट ले लो तो इन दोनों में फर्क नहीं है। जैसे दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के ले लिए या दोनों इनर्ट ले लिए, अब इस सिचुएशन में फर्क नहीं है। इधर से कॉपर गलेगा और उधर जाके जम जाएगा, ये फायदा नहीं हुआ। मतलब सर सोल्यूशन। सर हाँ सर हम अगर एनोड कॉपर का ले लें और कैथोड हम पीटी का ले लें। नहीं, ये देखो, ये सिचुएशंस मत सोचो। मतलब तुम प्रैक्टिकली कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस सिचुएशन में था ही नहीं। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता क्या है। आप जब इलेक्ट्रोड्स को लटकाकर करंट पास करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनका प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन है वो छोड़ देते हैं। आप ये ना लेके ये ले लेते वो अलग कहानी। बट एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स को यूज करके और सोल्यूशन फेज को यूज करके करंट पास करने से क्या होगा, ये बात कर रहे थे हम। तुम इसमें डिटेल में मत सोचो कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि बहुत कुछ होता होगा यार। जैसा हम लोगों ने तो बड़ा सीधा सीधा क्या बोला कि जो रेस में जीतेगा वो जाके जम जाएगा, जबकि तुम्हें पता है कि उसके जमने के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, तो दूसरे वाले के जमने के चांसेस भी तो बढ़ते जाएंगे। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम कहते थे ना, एक आदमी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका जमने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब जब वो जमने लगेगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो दूसरे के जमने के चांसेस भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में तो साइमल्टेनियस डिपोजिशन भी पॉसिबल है। लेकिन हम इस डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये डिसाइड करना चाह रहे थे दो तरह से, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने से कौन कहां जाना चाहता, और क्वांटिटेटिव मतलब कितना जाएगा ये और कितना जाएगा वो। और उस कितने कितने में एक छोटा सा रूल कि जितने इक्विवेलेंट्स मेरे आएंगे यहां, उतने इक्विवेलेंट्स तुम्हारे आएंगे वहां। ये छोटा सा एक रूल जो कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे बना देता है, चैप्टर खत्म।
समझ लो ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको अपने हिसाब से कोशिश करके सवालों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करो। हमें प्रैक्टिकली इस बारे में नहीं डिस्कस करना है, बट थ्योरेटिकली इतना समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में दो तरह के सवाल जो बन सकते हैं, एक क्वांटिटेटिवली और एक क्वालिटेटिवली, कि दो लोग कैसे डील करें, ये आना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, हम शायद काइनेटिक्स कर रहे थे ना, काइनेटिक्स में कहां तक पहुंच गए थे? सर एस्टर वाला किया था। डिफरेंशियल अच्छा, रेट लॉ को इंटीग्रेट। अबे अभी तुम डिफरेंशियल रेट लॉ पे हो, अभी हम वहां तक वो कर लिया था ना, हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे थे ना। सर हाइड्रोलिसिस तक कर लिया। ठीक है, तो एक और, ठीक है, तो एक और जल्दी से लिख लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन। सर हाँ, सर डी और एफ ब्लॉक के लेक्चर अपलोड हो गए हैं। तो मुबारक हो। हाँ सर। सर नोट्स नहीं हुए अभी तक। अच्छा, नोट्स सर, के लिए भी मैंने बोल देते हैं। हाँ डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी से पूरा करा था अभी। ठीक है, तो तुमने तो मोर देन सफिशिएंट काम कर लिया है, लेकिन पूरे का मतलब तुम्हारी पूरी बात को पूरा ही ले रहे हैं हम। मतलब एनसीईआरटी मतलब सर। हाँ, एनसीईआरटी पूरा। यस सर। हाँ, तो तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक, लेकिन सर- सवाल प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के सवाल, एग्जाम्पलर के सवाल, पिछले साल मेंस में आए हुए सवाल, पीछे 5-6 सालों के सवाल, उनकी प्रैक्टिस करनी है बस। अब थ्योरेटिकली तुम्हें कहीं से कुछ नहीं करना। ओके सर। अच्छा, अब एक यार, अरे यार तुम लोग शुरू ही नहीं करने देते, बोलो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सर वो मॉड्यूल में एक चीज दी हुई है सर, कंडक्टेंस मैंने बोला था भाई, एक बार थोड़ा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस वाली पोर्शन को थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखो। थोड़ा सा आयनिक से रिलेटेड चीज है, तो वो मुझे पता है मैं जब कराऊंगा तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत आयनिक पढ़ रखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं, अब थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो एटलीस्ट खुद से पूरा पढ़ ही डालें यार। और एक बार जब आयनिक कर लोगे तुम लोग रिवीजन के टाइम पर, तब उसको दोबारा कर ले। तो टाइट्रेशन दी हुई है इसमें। हाँ, वो आयनिक का ही तो झंझट है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में उसमें आयनिक का थोड़ा सा रोल है। तो तुम अगर वो नहीं समझ पा रहे हो तो उसको छोड़ के कम से कम कंडक्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अब वो कप्पा टप्पा जो भी कुछ है उसके अंदर, उसके कम से कम फॉर्मूले वगैरह, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कॉलरॉश लॉ, कम से कम उसके कुछ 4-5 टॉपिक जो 2-3 पन्ने में दे रखे हैं, उनके फॉर्मूलों के साथ उनको याद कर डालो, और फिर उनसे उनके ऊपर बेस कुछ सवालों की प्रैक्टिस करो। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन जो है वो जब एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम तुम लोग कर लोगे तो उसके बाद दोबारा कर ले, समझ लो ना। तो अभी के लिए वो कम से कम वो फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं जो मेंस लेवल पर आते हैं, कम से कम वो गलत नहीं होने चाहिए। और तुम देखोगे वो कॉलरॉश लॉ पे ज्यादातर सवाल बनते हैं और वो 2 मिनट का लॉ होता है, उसमें कुछ नहीं होता। दो लोग को जोड़ो, तीसरा तैयार, तीसरे को जोड़ो, चौथा तैयार, बड़ा फर्जी होता है एकदम। तो तुम थोड़ा सा देख लो, तुम्हें वो मुश्किल नहीं, इसलिए जानबूझ के छुड़वाया था। तुम एक बार करके देखो, आ जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, टाइट्रेशंस में जरूर वो सब अल्फा वल्फा से रिलेशन आता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, ये होता है, उसमें थोड़ा सा आयनिक का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत करे। तो तुम चाहो तो जिनको आयनिक में दिक्कत है वो ना करें उसको, बट कम से कम उससे पहले की सारी चीजें, टाइट्रेशन कर्व्स को छोड़ के उससे पहले की सारी चीजें करना, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, आप जरा करने देना भाई। ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मतलब इसका नाम बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे गन्ने को उल्टा कर दिया आपने, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये क्या मैकेनिज्म है। तो ये एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये जो टॉपिक है ये पूरा लिखा ही नहीं मैंने, और किताबों में भी ये पूरा नहीं लिखते, बस इतना ही लिखते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का सेंस क्या है ये अभी हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपके पास केन शुगर है, और हमें लगता है शुगर के बारे में तुम सब जानते हो, C12H22O11, ठीक लिख रहे हैं क्या हम? ये हमारा सुक्रोज, दिस इज सुक्रोज। चलिए ठीक है। अब इस कह क्या रहे हैं कि सुक्रोज जो होता है वो C6H12O6 में और C6H12O6 में ब्रेक कर जाता है, जिसमें एक आदमी को ग्लूकोज और एक आदमी को फ्रक्टोज कहते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स माने जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स माने जाते हैं, क्योंकि जो पहला आदमी है ये एल्डिहाइड है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोन। अच्छा खैर, मतलब मुद्दे की बात क्या है, कह रहे हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने कहा नहीं, झूठ मत बोलो, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बताओ समझ गए बात? ये भी पानी वाली बात है, यानी ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने कहा बस बस बात खत्म, अब बताओ जानना क्या चाहते हो। उसने कहा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा मैं बता देता हूं, तुम मुझे सुक्रोज का इनिशियल अमाउंट बता दो और सुक्रोज का थोड़ी देर बाद का अमाउंट बता दो, हो गया। याद है A080? फिर वो पलट के क्या बोलेगा, वो कहेगा भाई मैं नहीं बताऊं। मैंने कहा मुझे पता है, तुमने आज तक डायरेक्ट नहीं बताया, अब क्या डायरेक्ट बताओगे? तुम बताओ क्या बताना चाहते हो। अब तुम सुना, बड़ी अजीब सी बकवास कर रहा है। वो कह रहा है देखिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड
plane polarized light at t is equal to 0 is R0. The rotation of plane polarized light at t is equal to t is RT. The rotation of plane polarized light at t is equal to infinity is R infinity. ये आपको तीन वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, R0, RT और R infinity। ये तीन वैल्यूज उसने कहा भाई ऐसा मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, आप बताइए इसका रेट कांस्टेंट क्या हो। सबको आंसर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्योंकि सर मुझे एक बात समझ में आती है, आप मुझे तीन वैल्यू देंगे ऐसी की तैसी आपकी रिएक्शन की, ऐसी की तैसी आपकी वैल्यू, उसकी मुझे मतलब ही नहीं है। अगर ये वैल्यू एक डब्बे की वैल्यूज है, यानी ये रोटेशन ये डब्बा शो करता है, तो इसका मतलब इसमें कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। इफ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द होल सिस्टम, इन दैट केस अगर आपको तीन वैल्यूज गिवन है, एक जीरो वाली, एक टी वाली और एक इनफाइनाइट वाली, मुझे इसका आंसर पहले से पता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R infinity माइनस R0 अपॉन R infinity माइनस RT। क्लियर है ये सब लोगों को? ये वही पुराना फॉर्मूला है सर, इसमें कुछ नया नहीं है, हमें पता। अब चलिए ठीक है, हम अभी इस बारे में बात करेंगे, तुम कहोगे तो इसको डिराइव भी करके देख लेंगे एक बार और। लेकिन मुझे समझ में आ रही है बात कि अगर आपने ये बताया कि तीन वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, जीरो, टी और इन्फिनिटी वाली, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, x इन्फिनिटी माइनस x0 अपॉन x इन्फिनिटी माइनस xt। ये याद है सब लोगों को? फिक्स है वो। तो इसका आंसर तो मुझे याद है सर, आप सीधे वैल्यूज दीजिए, मैं पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये चल क्या रहा है, ये आपने दिया क्या है, इसलिए समझना भी चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है सवाल जेई के पेपर में सीधे की सीधे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से रिलेटेड ना हो सकता है सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि ए एक आदमी है जो कि डिसोसिएट करके बी और डी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें बी और सी ऑप्टिकल एक्टिव है लेकिन डी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ए हमारा ऑप्टिकल एक्टिव वगैरह वगैरह। तो कम से कम हमें एक डेरिवेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि हम सवाल कैसे प्रोसीड करेंगे। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर उसने उस सवाल में भी मुझे तीन वैल्यूज दे दी, जीरो, टी और इन्फिनिटी, तो मुझे उस सवाल का भी आंसर पता है, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, इफ three values are given of a container, in that case 0, t and infinity, in that case the k value is r infinity minus r0 upon r infinity minus rt। यानी मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपने रिएक्शन क्या दे रखी है, अगर मुझे तीन वैल्यूज मिलती है तो मुझे आंसर पता। लेकिन हो सकता है सवाल तीन वैल्यूज का ना हो सकता है ऐसा दे दे जैसे तुमने पहले सवाल किए थे, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर टाइम t is given and after a long time pressure is this। वहां तीन वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो तुम कैसे करते थे? पहले रिएक्शन लिखते थे, रिएक्शन में p0 0 0 फिर p0 माइनस x, याद है वहां डिराइव करके लाते थे आप फॉर्मूला। वहां पर हर बार फॉर्मूला p इंफिनिटी माइनस p0 नहीं बनता था, क्यों? क्योंकि सर तीन वैल्यूज गिवन ही नहीं थी। जब तीन वैल्यूज गिवन होंगी तब तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन जब तीन वैल्यूज गिवन नहीं होंगी तो मुझे इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए और फिर ये डिराइव करके आना चाहिए कि हमें डिराइव करना आना चाहिए कि मैं के वैल्यू कैसे निकालने जा रहा हूं। मैं इसीलिए इस बात को भी जोर दे रहा हूं क्योंकि जेई में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से रिलेटेड सवाल आए, क्योंकि उसका आंसर तो फिक्स है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। लेकिन हो सकता है एक मुश्किल सवाल हमसे पूछा जाए जिसमें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की जगह कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ही कोई और सवाल बने। बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में और थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं। इसमें मैं सुक्रोज के बारे में और ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है जो बताना चाह रहा हूं। पहली बात, सुक्रोज, मैं ऐसे बोल देता हूं इसको, सुक्रोज के लिए कहा जाता है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। पहली बात, सुक्रोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। थोड़ा बहुत तो तुम लोग को आइडिया है ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब वो आदमी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की कोशिश करेगा। चलिए ठीक है, सुक्रोज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा ग्लूकोज ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, और मजे की बात क्या है, जो फ्रक्टोज है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आपके तीनों लोग प्लेन पोलराइज लाइट को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात आती है दूसरी। ये पहली इंफॉर्मेशन तीनों के बारे में, और इन तीनों के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन, जो हमारा सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है। जो हमारा ग्लूकोज है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है। और जो हमारा फ्रक्टोज है ये लीवो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करने की कोशिश करता है। यानी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो लीवो रोटेटरी होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गई। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये है जो हमें पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन जो ग्लूकोज शो कर रहा है ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन लीवो रोटेशन
ऑफ फ्रक्टोज, ये एक और इंफॉर्मेशन। ये तीन बातें मुझे समझ में आनी चाहिए जो मुझे ध्यान रखनी थी। क्या क्या? एक ये कि हमारा जो सिस्टम है उसमें तीनों लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है, इनमें सुक्रोज और ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज हमारा लीवोरोटेटरी है। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि फ्रक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक ज्यादा घुमाएगा जितना ग्लूकोज क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा। नहीं समझे बात? यानी अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अमाउंट से, देखो अमाउंट से भी तो फर्क पड़ेगा ना भाई। मान लीजिए मैं ये कहूं कि ग्लूकोज बहुत सारा है और फ्रक्टोज थोड़ा सा है, अब आप कहेंगे नहीं फ्रक्टोज ज्यादा उल्टा घुमा देगा, अब नहीं घुमा पाएगा। अगर दोनों लोगों के अमाउंट सेम लिए जाए, यानी दोनों लोगों के जो स्पेसिफिक रोटेशंस हैं, यानी पर मोल रोटेशन जो है, वो जो पर मोल रोटेशन है उनमें फ्रक्टोज का लीवो वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो से ज्यादा होता है। तुम लोग मेरी बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्रक्टोज हमेशा लीवो ज्यादा करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट आल्सो। अगर तुम ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो डेक्स्ट्रो रोटेशन बढ़ता जाएगा और वो लीवो को भी ओवरकम कर जाएगा। हम सिर्फ अमाउंट की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों लोग के अमाउंट सेम ले लिए जाए तो फ्रक्टोज ज्यादा उल्टा घुमाता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज जितना सीधा घुमाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? अब ये तीन इंफॉर्मेशन के सहारे हम सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, अगर रिएक्शन की शुरुआत की बात की जाए एट टी इज इक्वल टू 0, रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर माहौल सिर्फ सुक्रोज का ही होगा, और अगर टी इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ सुक्रोज ही है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि सुक्रोज तो डेक्स्ट्रोरोटरी है। यानी हमारा शुरुआत जब हुई होगी रिएक्शन की तो ये रिएक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो कर रही होगी। क्लियर है? यस सर। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट सुक्रोज कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ठीक। सिर्फ क्या बचेगा डब्बे में? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, और दोनों बराबर ही बनेंगे। एक मोल हमारा बनेगा, एक मोल तुम्हारा बनेगा, इसका मतलब दोनों बराबर ही बनेंगे। अब जब दोनों बराबर बनेंगे तो उस टाइम पर रोटेशन में फ्रक्टोज उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, ग्लूकोज सीधा घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रक्टोज का उल्टा घुमाना ग्लूकोज के सीधे घुमाने से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली रोटेशन उल्टा दिखेगा या सीधा? एंटी क्लॉक। उल्टा, एंटी क्लॉक। शुरू में कैसा था? क्लॉक। किसकी वजह से? सुक्रोज की वजह से। लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो एंटी क्लॉक। दिस इज इन्वर्जन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यूरिंग केन शुगर की हाइड्रोलिसिस, एंड दिस प्रोसेस नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यानी इसको छोटे में सिर्फ यही बोल देते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जबकि केन शुगर का इन्वर्जन नहीं है ये ऑप्टिकल लाइट के रोटेशन का इन्वर्जन है। दिस इज द टॉपिक। अब समझ में आ गया टॉपिक का मतलब? यानी शुरू में आपका जो लाइट था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था ड्यू टू ओनली प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज, बट जब ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गई तो उस टाइम पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पड़े हुए थे, और जब ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों पड़े हुए थे तो उस केस में फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से क्योंकि ज्यादा होता है तो लाइट आपकी एंटी क्लॉक रोटेट करने लगी। यानी रिएक्शन शुरू ऐसे हुई थी और धीरे धीरे करके रिएक्शन का एंड जब हुआ तो वो एंटी क्लॉक रोटेट कर गई। और इस प्रोसेस को आप ऑप्टिकल लाइट का रोटेशन का इन्वर्जन का नाम देते हैं, जिसको शॉर्ट में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोल सकते हैं। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई मुझे ये बताइए, आपकी बात समझ में आती है कि रेट कांस्टेंट निकालें कैसे हम? तो मैंने कहा देखो ये तो टॉपिक ही खत्म हो गया, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने जो वैल्यूज मुझे दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर मैंने लिख दिया है, आंसर यही आया। उसने कहा ठीक है, लेकिन कैसे आया? थोड़ा सा हम डिराइव इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर इससे मिलता जुलता सवाल आए, यही ना आया कुछ और आया जिसमें 3 वैल्यूज गिवन नहीं, तो डिराइव कैसे करते हैं इन सब चीजों को, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तरीका ये होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे यही सवाल था हमारा, ये सुक्रोज था, लिख ही लेते हैं, ये सुक्रोज है हमारा C12H22O11, और ये सुक्रोज हमारा ग्लूकोज में C6H12O6 और फ्रक्टोज में C6H12O6 में ब्रेक कर रहा है। तो एट T इज इक्वल टू 0 जैसे हम हमेशा लिखते थे, इसका अमाउंट मान लीजिए A है और ये दोनों शुरू में 0 रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसके जो मोल्स बचे होंगे एट T इज इक्वल टू T, वो ये -X हो गए होंगे और ये दोनों X हो गए, वही पुरानी कहानी। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो हमें वैल्यूज बताई गई हैं, इसको 0 मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं। मुझे लगता है सब लोग ये लिखना सीख गए होंगे अब तक। यस सर। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए सवाल में 0 टाइम पर जो रोटेशन है वो R0 है, वो किसकी वजह से? तो अब इसके लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं जो तुम्हें तब भी करना पड़ेगा जब सवाल जनरल सा बनाया जाएगा, जिसमें सुक्रोज ग्लूकोज इन्वॉल्व नहीं होंगे। करना क्या है कि मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं, लेट द पर मोल रोटेशंस ऑफ सुक्रोज
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, आर एस, आर जी, आर एफ। एस सुक्रोज हो गया, जी हमारा ग्लूकोज हो गया, एफ हमारा फ्रक्टोज हो गया। ये पर मोल रोटेशन है जो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए। ठीक, अब तुम सोच के बताओ जरा, एट टी इज इक्वल टू 0 जो भी रोटेशन हो रहा है जिसको आप आर जीरो कह रहे हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सोचो जरा। RS RS ना, ए आर एस। ये पर मोल है। आपके पास कितने मोल थे? ए, तो ए मोल की वजह से कितना रोटेशन होगा? ए आर एस, यानी आर जीरो की वैल्यू ए आर एस के बराबर। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी, 10 मिनट बाद जो भी रोटेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? तीनों की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। इसके अलावा हुआ वो जो आरटी आपने दे रखा है, वो आरटी किसके बराबर होगा? ए माइनस एक्स आर एस प्लस एक्स आर जी प्लस एक्स आर एफ। कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ माइनस आना चाहिए। माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं आर एफ के अंदर माइनस ऑलरेडी लेके बैठा हूं। बात समझ रहे हो कि नहीं? पर मोल रोटेशन तो फ्रक्टोज का तो माइनस में ही होगा ना, एंटी क्लॉक। तो वो आरएफ के अंदर है, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो आरएफ के अंदर है। चलिए छोड़िए, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। और थर्ड इक्वेशन बन रही है हमारी इंफिनिटी वाली, और वो क्या बनेगी? आर इंफिनिटी इज इक्वल टू, अपने आप समझना, ए आर जी प्लस ए आर एफ। क्या कहते हो? ये तीन इक्वेशंस मेरे सामने हैं। इन तीनों इक्वेशंस में वो कौन से टर्म्स हैं जो आपने अपने आप इंट्रोड्यूस किए हैं? ये तीनों। तो इसका मतलब फाइनल आंसर में ये तो नहीं आने चाहिए। तो अब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और मुझे ए की वैल्यू और ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए। जब आप ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, शायद, मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन तुम निकाल के देख सकते हो। ए की जो वैल्यू आती है वो आती है आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर एस प्लस आर जी माइनस आर एफ। और जो हमारा ए माइनस एक्स की वैल्यू आती है वो आती है आर इंफिनिटी माइनस आर टी अपॉन आर एस प्लस आर जी माइनस आर एफ। और जब आप लॉग का टर्म निकालेंगे के, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। सही कह रहा हूं? ए अपॉन ए माइनस एक्स होगा लॉग के अंदर, यस सर। इनिशियल अपॉन बचा हुआ, और ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू में जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी। ये वही एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था, जो हमें पहले से पता था। ये उसका डेरिवेशन क्यों करके दिखा रहे हैं? क्योंकि हर बार सवाल इसी का बने जरूरी नहीं। तो जब कभी सवाल इससे रिलेटेड, रोटेशन से रिलेटेड बनेगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद यही वाला ड्रामा कर देंगे। करने के बाद आप चेक करेंगे जो आर जीरो दे रखा है वो किससे लिंक किया जाए। हो सकता है ये सवाल ऐसा होता कि ये आदमी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आदमी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये आदमी ऑप्टिकल एक्टिव है। ये भी तो हो सकता था सवाल। नहीं समझे? एक बार इसको नोट कर लो जरा। ये सिर्फ मैंने डिराइव करके दिखाया है। आंसर तुम्हें पहले से पता था, ये सब लोग जानते हो ना, ये आंसर तुम्हें पहले से पता था। मैंने सिर्फ डिराइव करके इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें ये सवाल करने का तरीका पता चले कि जब जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ताकि तुम ऐसे सवाल और भी पूछे जाए अगर, तो तुम कर सको। वो सवाल जिसमें जीरो, टी और इंफिनिटी की वैल्यूज गिवन ना हो। अगर सवाल कैसा भी हो और उसने जीरो, टी और इंफिनिटी दे दिया, तो आंसर मुझे पता है वो आंसर ये। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? Yes sir. यानी जिस सवाल में उसने जीरो, टी और इंफिनिटी दे दिया, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो सुक्रोज का सवाल है, कि ग्लूकोज का सवाल है, कि तुम्हारा सवाल है, कि मेरा सवाल है। मुझे उसका आंसर पता है, irrespective of the equation. If it is a first order kinetics and the given property is the property of the container, in that case, if you are provided with three values, 0, t and infinity, the answer is fixed. X infinity minus x naught upon x infinity minus x t. तो मुझे इसकी टेंशन ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि सवाल रोटेशन से ही रिलेटेड हो, लेकिन तीन वैल्यूज गिवन ना हो। एक दे रखा है कि 10 मिनट बाद का रोटेशन 50 है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोटेशन इज 500। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब दो ही वैल्यूज दे रखी हैं तो मैं अब आंसर कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या? पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद a 0 0 लिखा, फिर a माइनस एक्स लिखा। वही जैसे तुम याद है प्रेशर में करते थे हम, वही हरकत आपको यहां करनी पड़ेगी, और फॉर्मूला डिराइव करके लाना पड़ेगा, जो एक नया फॉर्मूला होगा, और वो वैल्यूज पुट करके आपको k निकालना पड़ेगा। और ये एक अच्छा एडवांस लेवल का सवाल माना जाए। सही, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि अपन को जीरो की जगह किसी और टाइम पे दे दें। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जीरो की जगह किसी और टाइम के दे दें, लेकिन तीन वैल्यूज दे दें, एक T1 की, एक T2 की और एक इन्फिनिटी की। यस सर। T1 को जीरो मान लेंगे और T2 माइनस T1 को टी की जगह रख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो पुरानी बात है हमारी। यस और उससे हम अपना काम चलाएं। ये तो वही पुरानी कहानी, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन, अब मुझे सवाल तो मैं नहीं बना के लाया हूं कोई, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, a गैस प्लस 2b प्लस
सी गैस या लिक्विड जो भी है, मतलब समझ लो ये सारे सब सॉल्यूशंस हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो गैस तो लेना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें से तो लाइट ही नहीं पास करेंगे आप, तो ये सारे सॉल्यूशंस ही ले लेते हैं। सर इसमें एक डाउट आ रहा है। हाँ जितना सर मुझे याद है, मैंने जब आइसोमेरिज्म करा था अपने आप हाँ। से, तो उसमें जो स्पेसिफिक रोटेशन था उसमें कंसंट्रेशन इनवर्स रिलेशन रखती है। हाँ तो सर एक बार मैंने आपसे थोड़े दिन पहले पूछा था, जब कोई क्वांटिटी इनवर्स रिलेशन रखेगी कंसंट्रेशन के साथ, हाँ। तो A0 नीचे आ जाएगा और A-X ऊपर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, जो रोटेशन होगा, पर मोल रोटेशन जो होगा वो डायरेक्ट ही रिश्ता रखेगा। मतलब तुम्हें ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर मैं सुक्रोज के अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो रोटेशन कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम? यस सर। नहीं नहीं, गलत है। तुम कौन से, पता नहीं तुम कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला ये नहीं होता था, थीटा L बाई थीटा सी, ऐसे कुछ था ना कुछ ऐसे। हाँ यस। नहीं, लेकिन वो अलग चीज है भाई, वो स्पेसिफिक रोटेशन है जो निकल के आ गया हमारे सामने। स्पेसिफिक रोटेशन मींस पर ग्राम रोटेशन और पर मोल रोटेशन, वो आ गया हमारे हाथ में, समझ रहे हो? अब आप इसके अमाउंट को चेंज करेंगे तो ये रोटेशन बढ़ेगी। पर ग्राम पे जो सी होता है वो क्या होता है सर? वो कंसंट्रेशन ही होती है जो आपने उस बर्तन के अंदर डाली, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। लेकिन उसके लिए बड़ी कंडीशंस लगाई जाती है कि डायमीटर 1 डेसीमीटर की ट्यूब होनी चाहिए और लाइट ऐसी होनी चाहिए। वो सारी कंडीशंस के बाद जो है वो रोटेशन कैलकुलेट करते हैं। वो जो रोटेशन निकल के आता है वो स्पेसिफिक रोटेशन, वो जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपको पता चल जाता है कि पर मोल कंसंट्रेशन के लिए ये निकाला गया, पर मोल के लिए ये निकाला गया। अब अगर आप मोल चेंज करते हैं तो वो मोल चेंज करने से रोटेशन में अंतर आएगा, क्योंकि अब आप पोलैरिमेट्रिक ट्यूब के अंदर नहीं भर रहे हैं। समझ रहे हो? वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो आपने जैसे निकाल ली, वो मोल्स के ऊपर। ये तो थोड़ा सा लॉजिकल भी लग रहा है ना कि भाई जिस आदमी ने घुमाना है, जिस आदमी को लाइट को घुमाना है, उस आदमी के अमाउंट को कम कर दोगे तो लाइट कम घूमेगी, उस अमाउंट को बढ़ा दोगे तो लाइट ज्यादा घूमेगी। ये तो बिल्कुल लॉजिकल, समझ ना? तो ये इसमें तो खैर नहीं डाउट। अच्छा, ये हमने मान लीजिए 3 लिक्विड्स ले लिए। देखो मुझे सवाल याद नहीं, मैं ऐसे सिर्फ तुमको बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि A इज डेक्स्ट्रो, B इज इनएक्टिव, ऐसे यार टाइम पास कर रहे हैं, समझो बात को, इनएक्टिव, और C इज लीवो। ऐसे कुछ भी सवाल आ गया तो अब तुम बताओ, अगर मुझे पता नहीं मैं सवाल सही बना रहा हूं कि नहीं, मैं सिर्फ ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि तुम इस तरह के सवाल सोच सकते हो कैसे करेंगे। मैं अगर तुम्हें दे दूं कि एट T इज इक्वल टू T टोटल रोटेशन इज RT, सवाल में दे दिया, और एट T इज इक्वल टू इंफिनिटी टोटल रोटेशन इज R इंफिनिटी। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है बताइए K की वैल्यू क्या है इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बनाया, बट मुझे जितना समझ में आ रहा है वो ये कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो मुझे A का इनिशियल अमाउंट चाहिए और A का बचा हुआ अमाउंट चाहिए। दैट मींस मुझे चाहिए A और A माइनस एक्स। बताओ मानते हो? और अब वो निकालने का तरीका जैसे इक्वेशन A 0 0, A माइनस एक्स 2x और x। ठीक कर रहा हूं? यस सर। अच्छा, अब आप बताइए क्या दे रखा है। कह रहा है T इज इक्वल टू T पर टोटल रोटेशन दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इनके स्पेसिफिक रोटेशंस पहले ही मान लिए, पर मोल रोटेशंस मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं। एक का रोटेशन जो है मान लीजिए ABCD के फॉर्म में P मान लेता हूं और एक का Q मान लेता हूं। ठीक, एक का स्पेसिफिक रोटेशन P है और एक का Q, दो ही लोग एक्टिव है तो एक का P एक का Q। तो मान लीजिए A का P है तो आपका AP की जो वैल्यू है वो R नॉट के बराबर होगी। इनिशियल कैसे लिखें? RT नहीं, RT क्या होगा? RT होगा, एक सेकंड, RT तो सारे लोगों का होगा ना। फिर RT जो होगा वो होगा A माइनस, अच्छा इन्फिनिटी वाला भी लिख देते हैं एक बार। इन्फिनिटी वाला हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 2A और यहां हो जाएगा 1। ठीक, अच्छा अब RT को लिखते हैं। RT में क्या आएगा? A माइनस एक्स इंटू P। यस सर। और दूसरा एक्टिव कौन सा है? C प्लस C इंटू Q। यस सर। इज इक्वल टू RT, पहली इक्वेशन। यस सर। समझो, यानी पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी? A माइनस एक्स इंटू P प्लस एक्स इंटू Q इज इक्वल टू RT। ये पहली इक्वेशन। अच्छा, अब इन्फिनिटी वाली इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? और 2A तो बेकार हो गया क्योंकि B तो इनएक्टिव है, तो जो भी कुछ करेगा वो C करेगा, यानी AR नहीं, बार बार R आ जाता है। AQ इज इक्वल टू R इंफिनिटी। यस सर। अब तुम्हें ना, अब हमें पता नहीं कि हमने इंफॉर्मेशन सही दी कि नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करके तुम्हें A की वैल्यू चाहिए और A माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात? यस सर। और जैसे ही A और A माइनस एक्स निकल के आएगा, लॉग वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना आंसर।
मैं सिर्फ तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं रोटेशन का कोई भी सवाल आएगा आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी लगानी ना। वो सिर्फ तब लगानी है जब रोटेशन का कोई भी सवाल आएगा लेकिन 3 वैल्यूज गिवन हो। कौन कौन सी? 0, टी और इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें 3 वैल्यूज गिवन नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे में सर जैसे हमने प्रेशर वाले सवाल किए थे, हम अब सारी इक्वेशंस को बनाते थे और पी नॉट और पीटी कैलकुलेट कर लेते थे, और वो पी नॉट और पीटी की वैल्यू रखा के लॉग के अंदर के का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते थे। तो वैसे ही यहां पर भी कर लेते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है दे दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से इक्वेशन बना लूंगा, इक्वेशंस को कंपेयर करके अपने हिसाब से इनिशियल अमाउंट और बचा हुआ अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा, लॉग के अंदर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाए। पता नहीं मैंने सवाल सही बनाया है कि नहीं बनाया। तुम एक बार बताओ जरा, कोई किसी को निकल के आ रहा है कुछ? ए की वैल्यू आर इन्फिनिटी बाई क्यू आ जाएगी ना? हाँ सर। ए की वैल्यू आ गई आर इन्फिनिटी बाई क्यू। चलिए ठीक है, और जरा एक्स की वैल्यू या ए माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर आर टी माइनस एक्स क्यूब आती है। ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या बता रहे हो? क्यू। क्यू की वैल्यू हमने रखी, अब पता नहीं यार ये आएगा कि नहीं, मतलब तुम लोग एक बार करके देख लो अगर कर पा रहे हो तो। ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए? आंसर हमारा सिर्फ आर इन्फिनिटी और आर टी के टर्म में आना चाहिए। सर क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर सकते। हाँ मतलब जो भी कर सकते हैं। कब करोगे? जो कर सकते हो करो। आंसर लेकिन आर इन्फिनिटी और आर टी के टर्म में आना चाहिए, अगर मैंने सवाल सही बनाया, पता नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन लिख के आए और सवाल रोटेशन से रिलेटेड आए, तो आपको ये तरीका आना चाहिए कि जिस तरह से आपने प्रेशर वाले सवाल किए थे वैसे ये वाले भी सवाल किए जा सकते हैं। प्लस एक बात और कि अगर सवाल कैसा भी आ जाए और उसने 3 वैल्यूज दे दी तो उसका आंसर मुझे पहले से पता है, मैं ड्रामा नहीं करूंगा। क्लियर है? यस आज आगरा में ये 3-4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सर, वो चले गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? यस अच्छा, सर्दी पड़ रही है। अरे बाप रे। सर आज अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया। आज कहाँ का मौसम खराब है भाई? दिल्ली का भी ठंड हो गई एकदम से। हाँ थोड़ा सा चेंज तो आया सीजन में, और ये सीजन जो है ये बहुत खराब सीजन है। खराब तो नहीं बोलना चाहिए, मौसम को खराब कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बीमारियों के लिए बड़ा सीरियस मामला है। एक तो मच्छर आजकल साला 36 तरह की बीमारी बना दिए हैं, और दूसरा वायरल वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये जो सीजनल वायरल होता है, ये अब जैसे किसी ऐसे आदमी को हो जाए जिसको ज्यादा काम वाम नहीं है तो ठीक है, अपना 2-4 दिन अपना घर में आराम कर लिया, लेकिन तुम जैसे लोगों को अगर हो जाता है तो तुम्हारा तो 2-4 दिन भी अगर वेस्ट हुआ तो एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होना माना जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहो। अब मस्त अपना हाथ पे ओडोमॉस और ये कोई भी ये सब लगा होगा के, और अगर ठंडा लग रहा है वहां पर शुरू हो गया है तो जैकेट वैकेट अपने बैग में डाल के ले आए। मतलब जितना बच सकते हो, बाकी तो वही है कि होना है तो होगा, बट जितना बच सकते हो, बिकॉज तुम्हारा एक बार भी किसी को फीवर वगैरह शुरू हुआ तो कम से कम 4-5 दिन तो निकालता है। 4-5 दिन इन द सेंस कि 2-3 दिन तो फीवर में निकल जाते हैं, 2-3 दिन वीकनेस वगैरह में निकल जाते हैं। तो किसी बच्चे का अगर 1 हफ्ता जैसा टाइम इस टाइम बर्बाद हो रहा है तो ये बहुत नुकसान करेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ भाई कुछ आ रहा है ए और ए माइनस एक्स? सर नहीं, थोड़ा मतलब Connection वगैरह नहीं आ रहा। आ तो रहा है पर फिर भी वो वाला आ जा रहा है, पी आ जा रहा है। पी आ जा रहा है? हाँ सर, ए माइनस एक्स अगर सारे टर्म नहीं घट रहा है अपने वाले। सारे टर्म कट नहीं रहे, क्यू कट भी जा रहा है पर पी रह जा रहा है, या फिर दोनों ही रह जा रहे हैं। तो इसके अलावा फिर सवाल किसी और तरह से बनता होगा, मतलब ऐसे फिर नहीं बनता होगा। मतलब या तो फिर बी के लिए बोल देता वो, बी को एक्टिव बोल देते, सी को इनएक्टिव बोल देते, या तीनों को एक्टिव बोल देते। मतलब आप देख लो यार, मतलब मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया। तो तुम सवाल तुम तब समझ, मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई ना कि सवाल बन कैसे सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर सवाल जो है वो शुगर के ऊपर बनाए, वो सवाल कैसे भी बना सकता है जिसमें एबीसीडी करके सवाल बना देगा, जिसमें बता देगा हम एक्टिव हैं, तुम इनएक्टिव हो, ये एक्टिव इनएक्टिव, हम डेक्स्ट्रो तुम लीवो, और फिर आपको 2 एक वैल्यू दे देगा। तो आपको जिस तरह से आपने याद है प्रेशर वाला काम किया था बार बार,
कि प्रेशर वाला पी नॉट दे रखा है, तो वही इक्वेशंस बना बना के बार बार आपको वही इनिशियल और वही फाइनल चाहिए, वही इनिशियल और वही बचा हुआ अमाउंट। जैसे करना है वैसे करो और सॉल्व करके ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू रिलेट करो और फिर के एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकालते रहो। तो ये वो सर थोड़ा डेक्स्ट्रो और लीवो बताने का इधर कोई पर्पस है? नहीं, इधर तो कोई पर्पस नहीं है, मतलब उसने सवाल में ऐसे बता दिया कि भाई ये एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो उसने बता दिया ये एक्टिव है, बी सी इनएक्टिव है, बस वो एक्टिव इनएक्टिविटी की बताते। सर रिएक्शन जो है रोटेट कर रही लाइट को, क्या मतलब हुआ? क्या चीज? सर रिएक्शन रोटेट कर रही है लाइट को, मतलब रिएक्शन मतलब जो भी आपने सोल्यूशन लिया है, वो सोल्यूशन जब आप उसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर जाती है। तो उस सोल्यूशन में मान लीजिए आपने सिर्फ ए भर रखा है, तो जब आप सिर्फ ए भरेंगे तो लाइट आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और जब ये रिएक्शन होती जाएगी अंदर, तो धीरे धीरे करके ए खत्म हो जाएगा, और जब ए खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पर सिर्फ बर्तन में बी और सी बचे होंगे, और बी और सी में बी तो बेकार है लेकिन सी आपका एक्टिव है, और सी आपको लाइट को कैसे घुमाता है? लीवो। तो शुरू में तो ए की वजह से रोटेशन था लाइट का क्लॉक, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अंदर सिर्फ क्या बचा? बी और सी, और बी और सी में एक्टिव कौन सा है? सी, और वो लाइट को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉक। बात समझ रहे हो? तो जो ऑप्टिकल लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, उसके रोटेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सर मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, जैसे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जैसा, हाँ, ऐसा कुछ? मतलब कैसे घुमाता है, क्या कह रहे हो? वो तो मॉलिक्यूलर अपनी प्रॉपर्टी है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर कायरलिटी होती है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसके सारे वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो जैसे ही वो लाइट उस सोल्यूशन में से गुजरती है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दैट इज डेक्स्ट्रो, और अगर वो एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं तो उसे लीवो मान लिया जाता है। इसको मतलब इसको फिजिक्स के किसी उससे मत जोड़ो कि जैसे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब नहीं। सर चलिए इसको तो फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट कर सकते हैं? भाई अब पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। अब जरा कॉम्प्लेक्स केस की बात कर लेते हैं। पहले सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स केस की बात करते हैं। ये जो हम केसेस कर रहे थे इनको सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का केस कहा जाता है। अब हम एक कॉम्प्लेक्स केस की बात करने जा रहे हैं, एंड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स केस इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल क्या है? ये पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन का मतलब है, नाम से भी लग रहा है कि आप शायद ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें पैरेलली एक आदमी एक से ज्यादा लोगों में टूट रहा है। A gives B and C both। अगर फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 हो, बोथ दी स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब समझ रहे हो कि बोथ दी स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर and the overall reaction is also first order। ये हमारा पहला केस बनने जा रहा है जिसमें पैरेलल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें ए आदमी बी और सी में ब्रेक कर रहा है। ठीक, अच्छा हम समझ, तुम्हें बता देते हैं कि अब ये सबसे सिंपल केस बनाया है जिसमें ए की भी स्टोइचियोमेट्री 1 है, बी की भी स्टोइचियोमेट्री 1 है, सी की भी स्टोइचियोमेट्री 1 है। हो सकता है इनकी स्टोइचियोमेट्रीज बदले तो चीजों में फर्क देखने को मिले। तो अभी हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स पैरेलल रिएक्शन का केस है जिसमें ए बी और सी में ब्रेक कर रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि इसके इंडिविजुअल स्टेप्स भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं और ओवरऑल रिएक्शन भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इंडिविजुअल स्टेप्स आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। अब तुम्हें यह बताना है सबसे पहले कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ क्या, क्योंकि जब तक मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ नहीं पता चलेगा तब तक मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा कि 10 मिनट बाद ए का कितना अमाउंट बचा। फिर मैं ये भी नहीं निकाल पाऊंगा कि बी और सी को कितना कितना मिला, या बी और सी को जो भी मिला वो किस रेशो में मिला। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मैं इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का वही कहानी पूरा दोहराना चाह रहा हूं जिसमें ये बताना चाह रहा हूं कि एक आदमी टूट रहा है, 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में ब्रेक कर रहा है, और तुम्हें ये बताना है कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो 10 मिनट बाद कितना बच जाएगा, 10 मिनट बाद कितना खर्च हो जाएगा, बी और सी को कितना कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह सारी एनालिसिस करना चाह रहे हैं। और तुम सब जानते होगे सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको डिफरेंशियल रेट लॉ पता हो, क्योंकि उसी को इंटीग्रेट करके आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता चले। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ इस रिएक्शन का क्या लिखा जाए ये सोचा जाए, और ये सिर्फ तुम तभी लिख पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा कि डिफरेंशियल रेट लॉ कहते किसको है। सर माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी है
ये कौन सा डिफरेंशियल रेट लॉ है? डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें किसी भी रिएक्शन के रेट को रिलेट किया जाता था रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ विद सम अननोन पावर। भूल गए डिफरेंशियल रेट लॉ की डेफिनेशन? यानी अगर आपको इस ओवरऑल रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ चाहिए तो आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस ओवरऑल रिएक्शन के रेट को रिलेट करिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ विद सम पावर, और पावर हमें पता है क्योंकि ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट, तो पावर विल बी 1। कुछ समझ पाए? यस सर। अच्छा, अब सर, सोच ये के जवाब। हाँ, साइमल्टेनियसली है ना, मतलब बी और सी का एक एक बनेगा तो एक ए में से 2 टूटेगा। हाँ, मतलब ए जो है वो बी और सी में ब्रेक कर रहा है, लेकिन बी और सी को कितना कितना मिल रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट। यस अभी हम बात करते हैं, ठीक। अच्छा, अब तुम ये बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं कि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होगा वो ए के खर्चे के बराबर होगा, तो क्या ये बात सत्य है? द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए विल बी द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ट्रू और फॉल्स? यस सर, ट्रू। बिल्कुल सही है। ए का जो भी खर्चा होगा वो इस रिएक्शन के रेट के बराबर होगा। देख लीजिए आपके सामने, द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए विल बी माइनस डी बाई डी टी एंड द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज आल्सो माइनस डी बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ए का टोटल खर्चा पता चल जाए तो डिफरेंशियल रेट लॉ निकल आएगा। अब आप जरा दिमाग लगाते हैं, ए का खर्चा 2 लोगों में हो रहा है, एक बार खर्च ए यहां भी हो रहा है और एक बार खर्च ए यहां भी हो रहा है। अगर मैं इन दोनों खर्चों को जोड़ दूं तो ए का नेट खर्चा आ जाएगा। यस सर। जोड़ के देखते हैं। ए अगर ऊपर खर्च हो रहा है तो ए के खर्चे का रेट होगा माइनस डी ए बाई डी टी। 1 मतलब फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू K1A फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसी तरह से ए का खर्चा अगर सेकंड रिएक्शन में देखें तो माइनस डी ए बाई डी टी 2 इज इक्वल टू K2A सेकंड रिएक्शन के अंदर ए का खर्चा। और अगर मैं इन दोनों को जो, अगर आप बी के टर्म्स में लिखना चाहें तो बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इट विल बी डीबी बाई डी टी एंड इट विल बी डीसी बाई डी टी। क्लियर है यहां तक? यस सर। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं तो क्या ये कहना ठीक है कि नेट ए का खर्चा इन दोनों खर्चों को जोड़ के निकाला जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी 1 प्लस माइनस डी ए बाई डी टी 2। क्लियर है यहां तक? दिस इज द नेट खर्चा ऑफ ए। और ए का जो नेट खर्चा बनेगा वो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। So this will be the net A का खर्चा minus dA by dt. This is equal to K1 plus K2 into A. This is the net A का खर्चा। और क्या ये कहना ठीक है? हाँ सर, बाय 2 नहीं आएगा? by 2 क्यों? भाई ए यहां भी खर्च हो रहा है, ए यहां भी खर्च हो रहा है, तो यहां जितना भी ए खर्च हो रहा है वो कितना खर्च हो रहा है वो इस रिएक्शन से निकाल लिया। और यहां पर ए का खर्चा माइनस डी ए बाई डी टी सेकेंड रिएक्शन, इट विल बी K2A। दोनों खर्चों को जोड़कर नेट ए का खर्चा आ गया, और ये नेट ए का खर्चा ही क्या रेट ऑफ द रिएक्शन है? यही रेट ऑफ द रिएक्शन है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन होती है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को रिलेट करती है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ विद सम अननोन पावर। यहां पर आपने रिएक्शन के रेट को रिलेट किया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ विद सम अननोन पावर। सो दिस विल बी द डिफरेंशियल रेट लॉ। और इस डिफरेंशियल रेट लॉ में जो कांस्टेंट बना है तुम्हारा वो है K नेट, जिसकी वैल्यू K1 प्लस K2 के बराबर। बताओ, दिख रही है ये बात? यस सर। यानी किसी भी पैरेलल रिएक्शन में जिसमें, अभी तो यही बोलना चाहिए कि किसी भी पैरेलल रिएक्शन में जिसमें ए बी सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 111 है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पैरेलल रिएक्शन में जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है वो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स के सम के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे पहली इंफॉर्मेशन ये लिख लेनी चाहिए कि K नेट इज इक्वल टू सिग्मा KI। ये पहली इंफॉर्मेशन। तुम चाहो तो अभी के लिए ये बात मान सकते हो कि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 111 है तो ये बात एप्लीकेबल। हम हालांकि बाद में इस बात को जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा तो तुम अभी शायद ना मानो, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। इस रिएक्शन के लिए जिसमें सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, द K नेट वैल्यू इज सिग्मा KI। सेकंड केस बना लेंगे जिसमें यहां 2 और 3 लगा देंगे, वहां पर भी देख लेंगे K नेट की क्या वैल्यू आती है। तीसरा केस वहां कुछ लगा देंगे, वहां पर भी देख लेंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? फिर बाद में हो सकता है ये डिसाइड करें कि K नेट की वैल्यू हमेशा K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर होती है, या कहीं होती है कहीं नहीं होती है। इस केस के लिए तो K नेट K1 प्लस K2 के बराबर। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तुम्हें? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके ए का अमाउंट और ये सब बकवास कर सकते हैं हम। यस सर। तो ये तो सर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K नेट इंटू ए। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो सारी कुछ याद ही कर रखी है, लीजिए याद करके लिख देते हैं सीधे सीधे। तुम्हें अगर याद आ जाए K नेट की जो वैल्यू है, नहीं
क्या था हमारा, माइनस da/dt जो वैल्यू थी, अगर मैं उस इक्वेशन को अपने फर्स्ट ऑर्डर के साथ रिलेट करूं तो ये आ जाएगा माइनस da/dt इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू k। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा लग रहा है, दिख रहा है ये k वही बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर, Yes. तो तुम्हें तो याद होना चाहिए कि at की वैल्यू आती थी a0 इंटू e रेस पर माइनस kt, और इस बार k की जगह क्या आ जाएगा, k1। नेट। और इसी तरह से अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a0 बाई at। मतलब तुम सब जो सिर्फ एक ही तो अंतर आ रहा है, k की जगह k1 प्लस k2 रख रहा है, बस बात खत्म हो गई। तो क्या ये कहना ठीक है कि 10 मिनट बाद a का कितना अमाउंट बचेगा वो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है? दिस इज 80 ही, 10 मिनट बाद यानी t की वैल्यू 10 डाल देना, सॉल्व कर देना, k1 k2 सवाल में दे रखा होगा। चलिए इस बात को भूल जाते हैं। दूसरी बात, b और c का अमाउंट 10 मिनट बाद कितना होगा ये कैसे निकालें? b और c का अमाउंट 10 मिनट बाद कितना होगा ये कैसे निकालें? चलिए ये भी करके देख लेते हैं, बस एक सेकंड के पीछे चलते हैं। तुमने जब इन दोनों को इक्वेशंस को लिखा था तो क्या ये कर सकते थे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या ये देख पा रहे हो कि a कैंसिल हो जाएगा और dt कैंसिल होने के बाद db अपॉन dc की वैल्यू, db अपॉन dc, व्हाट इज db? db इज द चेंज ऑफ b। शुरू में b कितना था? 0। तो फिर जो भी db होगा वही b का नया अमाउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ db को आप लिख सकते हैं bt, दैट इज आफ्टर टाइम t अमाउंट, एंड dc को लिख सकते हैं c आफ्टर टाइम t अमाउंट, एंड इट विल बी इक्वल टू k1 बाई k2। कुछ समझे बात को? यस सर। यानी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं तो b का अमाउंट और c का अमाउंट आफ्टर टाइम t वो k1:k2 से रिलेट किया जाएगा। क्या मतलब हुआ? b और c का मोलर रेशो हमेशा k1 और k2 के मोलर रेशो के बराबर होगा। उसने फिर ये पूछा कि किसको कितना मिलेगा, ये कैसे निकालोगे? तो हम उससे क्या पूछेंगे, कितना खर्च हुआ a ये बता दो। क्या ये निकाल सकते हो a कितना खर्च हुआ था? कितना? a0 बचा कितना? 80 कहां गया? बचा कितना? 80। तो फिर खर्च कितना हुआ? इसमें खर्च हुआ किस रेशो में खर्च हुआ? k1 k2। तो किसी एक अमाउंट को दो रेशो में बांट नहीं सकते? बांट दो। समझे बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको b और c का मोलर रेशो पता है कि bt बाई ct की जो वैल्यू है वो k1 बाई k2 के बराबर है, इसका मतलब b और c का मोलर रेशो k1:k2 है। अब इसका मतलब ये हुआ जो भी अमाउंट होगा हमारा वो बटेगा किस लोगों में? b और c में। किस रेशो में बटेगा? k1 k2। और अमाउंट कितना बचेगा? अमाउंट बटेगा a0 माइनस 80। दिस इज द कंज्यूम्ड अमाउंट। यही वो अमाउंट है जो कंज्यूम्ड हो गया है, और ये कंज्यूम्ड अमाउंट दो लोगों में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा? k1:k2 में बढ़ जाएगा। चलिए इस अमाउंट को दो लोगों में बांट देते हैं। a0 माइनस 80 जिसको लिख सकते हैं a0 इंटू ई रेस पर माइनस k1 प्लस k2t। इसको जब आप k1:k2 में बांटेंगे तो मुझे लगता है इतनी गणित शायद तुम लोगों को आती हो, ये आ जाएगा k1 अपॉन k1 प्लस k2। किसका अमाउंट? b का अमाउंट। और दूसरे वाले को मिल जाएगा a0 माइनस a0 इंटू ई रेस पर माइनस k1 प्लस k2t इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये कौन किसका अमाउंट होगा? c का अमाउंट। ये सब लोगों को पता है कि जब एक अमाउंट को दो रेशो में बांटा जाता है तो इस तरह से करते हैं। जैसे 10 रुपए को 2:3 में बांटिए, तो 10 रुपए को 2:3 में बांटने का तरीका क्या होगा? 10 रुपए को 2:3 में बांटते हैं तो 10 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3। समझ लो कि नहीं? तो ये 4 रुपए आ गया। और 10 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। बताइए क्या सिखा रहे हैं यार हम? या आईटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं? बताइए, ये समझ लो ना। तो किसी एक अमाउंट को दो रेशो में बांटने का ये तरीका होता है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस रेशो में बांटना है वो हमें पता चल गया, किस अमाउंट को बांटना है वो भी हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि सर मुझे a0 पता है, मुझे 80 निकालना आता है, तो मैं a0 में से माइनस 80 कर दूंगा तो जो भी अमाउंट है वो कंज्यूम्ड हो गया। वो कंज्यूम्ड अमाउंट दो लोगों में बढ़ गया। किस रेशो में बढ़ गया? k1:k2 में बढ़ गया। तो मैंने उसको दो रेशो में बांटकर b और c को क्या मिला वो भी कैलकुलेट कर। अगर मुझे सवाल में k1 k2 की वैल्यू गिवन होती और a0 की वैल्यू गिवन होती तो मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता किसको कितना कितना मिलेगा। हाँ, तो ये बी और सी आपने जो बताया है वो वैसे ही आते हैं कि आपने हमें समझाने के लिए उसको डीबी को बी कंसंट्रेशन से रिलेट कर दिया डायरेक्ट? नहीं, ऐसे आया ना भाई, डीबी इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ बी इज 0, सो चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी द न्यू कंसंट्रेशन। जब शुरू में कुछ है ही नहीं तो वही चेंज होगा ना जो नया बना है। यस सर। तो डीबी इज एक्चुअली बीटी। बीटी मतलब आफ्टर टाइम टी बी का जो भी अमाउंट होगा वो डीबी होगा।
क्योंकि शुरू का बी 0 है। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने डीबी बाई डीसी को क्या बोल दिया, बीटी बाई सीटी। तो बीटी और सीटी का रेशो K1:K2 दे देगा, और वो रेशो हमें ये बता देगा किसको कितना कितना मिला। क्यों? क्योंकि जितना बटा वो मुझे पता। A0-80 इज द अमाउंट जो कि बटा किस रेशो में, K1:K2। तो किसको कितना मिला ये निकाला जा सकता है। यानी क्या क्या चीजें इस केस में हमने सीखने को मिल गई। इस केस में पहली बात क्या सीखने को मिली कि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 111 दे रखे हैं सब लोगों के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो जो ओवरऑल के निकल के आएगा वो K1 + K2 + K3 + K4 सो ऑन करके निकाला जाएगा। दूसरी बात, ए का जो अमाउंट 10 मिनट बाद या बचा हुआ अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो A0 × e⁻⁻ K1 + K2 + K3 + K4 T से निकाला जाएगा। कितना अमाउंट खर्च हो गया वो A0-80 से निकाला जाएगा, और वो किस रेशो में बी और सी को मिला वो K1:K2 से निकाला जाएगा, और किसको कितना कितना मिला वो रेशो में बांट दिया जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? यस सर, यस सर। ये वो केस था जो पहला केस था जिसमें आपने सारी स्टोइचियोमेट्री 1 ले ली थी। अब ऐसा भी हो सकता है कोई पैरेलल रिएक्शन का केस बने जिसमें बी और सी की स्टोइचियोमेट्री बदल दी जाए। ये सवाल बन सकता है आईटी के पेपर में। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूं तो वो भी केस बना लेते हैं। एक केस ले लेते हैं, ए जो है वो बी और सी में बट रहा है ऐसे, जिसमें रेट कांस्टेंट K1 हो गया, दूसरा रेट कांस्टेंट K2 हो गया। अब जितनी कहानी तुमने अभी की थी सारी कहानी दोबारा करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले बताइए क्या इस बार इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1 + K2 ही होगा? करना पड़ेगा, ऐसे देखने से ना पता चलेगा। सर ए का नेट रिएक्शन का रेट का लॉग, सबसे पहले रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दीजिए। उस डिफरेंशियल रेट लॉ में जो भी कांस्टेंट होगा रेट कांस्टेंट वही K1 K2 जो भी आएगा वही होगा फाइनल। तो चलिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं। ए का जो भी इस रिएक्शन का नेट रेट होगा वो क्या इस बार फिर से ए के खर्चे के बराबर होगा? यस सर। ए का खर्चा पहली रिएक्शन में लिख देते हैं, कितना आ जाएगा -dA/dt1 which will be equal to K1 × A, जिसको आप dB/dt भी बोल सकते हैं 1/2 के साथ, यानी आप इसको 1/2 dB/dt बोल सकते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, इसी को हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो -dA/dt2 को आप K2A भी बोल सकते हैं, और C के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1/3 dC/dt भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं तो ए का नेट खर्चा पता चल जाएगा। यस और वो ए का नेट खर्चा इस बार फिर से -dA/dt नेट है हमारा, जिसकी वैल्यू फिर से K1 + K2 × A से ही तो निकल रही है। इसका 2 और 3 से क्या लेना देना हमारा, कुछ नहीं। ये है ए का नेट खर्चा। और क्या ये कहना ठीक है ए का नेट खर्चा ही रिएक्शन का रेट है? तो इसका मतलब दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन, बात खत्म। एंड इफ दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन, द कांस्टेंट इज गिवन अगेन, दिस K net इज अगेन K1 + K2। यानी दूसरे केस के लिए भी इस बात को याद कर लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स की स्टोइचियोमेट्री को चेंज किया तो नेट रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेट रेट कांस्टेंट आज भी K1 + K2 + K3 + K4 से ही निकाला जाए। ये सब लोग समझ पा रहे हैं यहां क्या चल रहा है ना? ये तो यहां से अच्छा, अब फिर वही बात करते हैं। आप बताओ जरा बी और सी का मोलर रेशो 10 मिनट बाद। अच्छा छोड़ो एक सेकंड, ये 80 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 80 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 80 = A0 × e⁻⁻ K1 + K2T, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ जब वही है तो 80 भी वही आएगा। देखिए सेम आंसर जैसा अभी हमने किया। अच्छा, बी और सी का मोलर रेशो कैसे निकलेगा सर? डिवाइड कर दीजिए। अब जब तुम डिवाइड करोगे देख रहे हो इस बार बी और सी का जो मोलर रेशो निकल के आएगा इस बार BT = CT, वो इस बार 2K1/3K2 निकल के आएगा। सब लोग ध्यान से देखो, 2K1/3K2। जब आप रेशो लेंगे तो देख रहे हो ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2K1/3K2। इसका मतलब ये हुआ बी और सी को कितना कितना रेशो में बांटना है? 2K1:3K2 में बांटना है। किसको बांटना है? उस अमाउंट को जो खर्च हो गया। कौन खर्च हो गया सर? A0-80 खर्च हो गया, क्योंकि A0 इनिशियल था, 80 बचा हुआ है, तो A0-80 विल बी द कंज्यूम्ड अमाउंट, एंड दैट कंज्यूम्ड अमाउंट को हम इस 2K1/3K2 में बांट देते हैं। यानी A0-80 की जगह क्या रख देते हैं? A0 × e⁻K1 + K2 × T को आपने 2K1:3K2 में बांट दिया। सो इट विल बी 2K1 + 3K2। किसको मिला? B को मिला। और C को कितना मिला? A0-80 दैट इज e⁻K1 + K2T। कितना गया? 3K2/2K1 + 3K2। किसको मिला? C को मिला।
सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे K1 K2 और T की वैल्यू और A0 की वैल्यू गिवन हो तो। क्या फर्क पड़ गया बताओ इस केस में और पहले वाले केस में? कहां अंतर आ रहा है? क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट में फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्या बी और सी के मोलर रेशो में फर्क पड़ रहा है? यस क्या बी और सी के अमाउंट पे फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है। वो तो दिखाई दे रहा है 2K1 3K1, यानी बी और सी के अमाउंट पे फर्क पड़ रहा है। यानी कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं एक तो बी और सी के मोलर रेशो में और साथ में बी और सी के अमाउंट पर, लेकिन ए के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मानते हो कि नहीं? ए का 10 मिनट बाद जो अमाउंट होगा उसका भी 2-3 से कोई मतलब नहीं है। वो देखिए वो यहां से निकल आएगा, ये निकल आया। ए का कितना अमाउंट बच गया, कितना खर्च हो गया, उसका बी और सी की स्टॉइचियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। बी और सी की स्टॉइचियोमेट्री बी और सी के अमाउंट को चेंज कर सकती है, लेकिन ए के अमाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर? यस अच्छा, अब आते हैं तीसरे केस पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हटा दे भाई। यस सर। तीसरे केस की बात अगर करें तो तीसरा केस और जनरल बना लेते हैं। तीसरे केस में इस बार ए की स्टॉइचियोमेट्री बदल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ऐसे। 2A गिव्स, इसको छोड़ देते हैं अभी, B and C, so this will be K1 and this is K2। अब क्या बता सकते हो इस बार डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बनेगा? ए का रेट लॉ, यानी इस बार ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या निकल के आएगा? क्या इस बार भी ये K1 प्लस K2 निकल के आएगा या कुछ और चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह? ट्वाइस K1 प्लस K2 डिवाइड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2। यानी इस बार K नेट की वैल्यू ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2 आई। यस सर। या अब भी K1 प्लस K2 आ रही सर ट्वाइस सॉरी ना? या अब भी K1 प्लस K2 आई? K1 प्लस K2 ही होगी। कैसे? आप सबसे पहले क्या करना है सर? ए का नेट खर्चा निकालना है। तो चलिए ए का नेट खर्चा निकाल लेते हैं। ए का जो नेट खर्चा आएगा, सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारी, पहली इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या ये लिख रहे हैं जो हम सही लिख रहे हैं? -12 dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू dB/dt। यहां तक ठीक है? लेकिन क्या ये ए का खर्चा है? क्या -12 dA/dt ए का डिसअपियरेंस रेट होता है या रेट ऑफ द रिएक्शन होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए? 2 को उधर भेज देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ -dA/dt, जो कि हमारी पहली रिएक्शन में ए का खर्चा है, वो आएगा 2 टाइम्स K1 इंटू ए। क्लियर है ये? चलिए अच्छा, सेम सिमिलरली क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? dA/dt जो 2 होगा, इट इज ऑल्सो 2 टाइम्स K2a। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे नेट डी पता चल जाएगा, नेट ए का खर्चा पता चल जाएगा। -dA/dt इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज 2 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू ए। क्या ये इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ है ना? क्यों? क्योंकि सर इस बार ए का डिसअपियरेंस रेट इस नेट रिएक्शन के रेट को गवर्न नहीं करता, क्योंकि इस बार ए का नेट खर्चा का आधा रिएक्शन का रेट होगा। बताओ समझे कि नहीं? अब ये सब देखो, पुरानी बातों में कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या तुम इसको देखो ना सर, द ओवरऑल ए का डिसअपियरेंस रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ट्रू और फॉल्स? ओवरऑल डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। लल्लू क्या? ए का जो डिसअपियरेंस रेट है वो -dA/dt होता है और रिएक्शन का रेट -12 dA/dt। तुम सब भूल गए डिसअपियरेंस और रिएक्शन के रेट में क्या अंतर होता है? ये जो तुमने निकाला है ये क्या रिएक्शन का रेट है या ए का डिसअपियरेंस रेट है? रिएक्शन का सब पी के बैठे। अबे ये ए का डिसअपियरेंस रेट है, रिएक्शन का रेट कहां से आ गया? रिएक्शन का रेट तो -12 dA/dt होगा। तो इसका मतलब इस 2 को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना, यानी ये हो जाएगा -12 dA/dt। दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। अब ये रिएक्शन का रेट हुआ कि नहीं? यस सर। यानी अब आपने रेट ऑफ द रिएक्शन को किससे रिलेट किया? K1 प्लस K2 इंटू ए से। क्या ये डिफरेंशियल रेट लॉ होना चाहिए रिएक्शन का? यस क्या सर। होता है डिफरेंशियल रेट लॉ? किसी रिएक्शन के रेट को रिलेट कर रहे हो ए के साथ, यही तो हुआ। तो ऐसे में रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है? फिर से वही K1 प्लस K2। कुछ समझ भी पा रहे हो?
थोड़ा सा अकल लगाओ तो अब देखो समझ में तो कैसे आएगा जब यही नहीं पता है कि ए का डिसअपीयरेंस क्या होता है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो समझ में कैसे आएगा? तो वैसे समझ में नहीं आना है। लेकिन अगर थोड़ी सी अकल लगाओ तो समझ में आएगी ये वाली बात कि भाई सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा फर्स्ट रिएक्शन का, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए माइनस रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस हाफ डी बाई डी टी, दैट इज K1 है। बट हमें तो ए का खर्चा निकालना था तो मैंने 2 को उधर भेज दिया, सो दिस विल बी द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, सिमिलरली दिस विल बी द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, एंड दैट सम विल बी द नेट डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, एंड दैट इज द नेट डिसअपीयरेंस रेट। बट नेट डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नेट डिसअपीयरेंस का हाफ, तो मैंने हाफ उधर भेज दिया, हाफ उधर भेजते मेरी ये इक्वेशन बन गई। नाउ दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और जब कभी रिएक्शन के रेट को ए के साथ रिलेट किया जाए तो ही उसको डिफरेंशियल रेट लॉ उस रिएक्शन का बोला जाता है। सो दिस विल बी द डिफरेंशियल रेट लॉ, जिसमें रेट कांस्टेंट आज भी किसके बराबर आ रहा है? K1 प्लस K2 के बराबर। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ, अब जब आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए 2 का डिवाइड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में? आप कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। यहाँ 2 को डिवाइड मतलब कहां पर? सर रिएक्शन में। यहां पर यस सर। नहीं तो फिर वो स्टोइचियोमेट्री जब बदल जाएगी तो तुम्हारे बी और सी के मोलर रेशोज में और उसके अमाउंट में कहीं वो सब गड़बड़ आने लगे, क्योंकि यहां तो स्टोइचियोमेट्री नहीं है अभी। सर रेशो तो वही रहेगी। रेशो वही रहेगी, मतलब अगर आप रेशो ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री को आप या तो हमेशा 1 रख लें अगर ऐसा कुछ चाहते हो। लेकिन मैं तो ये बताना चाह रहा हूं यार, ये तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है ना, इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले। हम अगर इसी में उलझे रह जाएंगे कि यार अपीयरेंस क्या होता है, रेट क्या होता है, रिएक्शन का कैसे लिखते हैं, तो बड़ी मुसीबत है। तो हम तो ये समझ रहे थे, तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा आसानी सब लोगों को। माइनस हाफ डी ए बाई डी टी ये हो गया तो डी ए बाई डी टी हो गया, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी हो गया तो डी ए बाई डी टी हो गया, दोनों को जोड़ के नेट डी ए बाई डी टी निकाल लिया। लेकिन नेट डी ए बाई डी टी इज द खर्चा ऑफ ए, हमें चाहिए रिएक्शन का रेट, तो मैंने यहाँ हाफ से डिवाइड कर दिया। इससे पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इससे पहले एक ही स्टोइचियोमेट्री 1 थी, तो जो भी ए का खर्चा था वही रिएक्शन का रेट था, तो झंझट ही नहीं होता था। यहाँ ए का खर्चा ये है लेकिन रिएक्शन का रेट इसका आधा है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करते ये 2 खत्म हो जाएगा, ये देखिए 2 खत्म हो गया और आपका सीधे K1 प्लस K2। अब अच्छा ये बताओ AT कैसे निकलेगा? सर AT तो ये है ना, इसी को तो इंटीग्रेट करोगे, समझ रहे हो कि नहीं बात को? और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो AT की वैल्यू आ जाएगी A0 इंटू ई रेस पर माइनस 2 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू T। दिस इज AT। खर्चा कितना? A0 माइनस AT, दैट इज A0 इंटू ई रेस पर माइनस 2 टाइम्स K1 प्लस K2। किस में गया? बी और सी में। किस रेशो में गया? स्टोइचियोमेट्री 1 है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। यहां डीबी बाई डी टी आ रहा है, यहां डीसी बाई डी टी आ जाए, नहीं यहां नीचे डीसी बाई डी टी आ जाएगा और दोनों का रेशो ले लेंगे। तुम समझ रहे हो ना बात को? मतलब थोड़ा करके देखो तो अल्टीमेटली डीबी बाई डीसी की वैल्यू फिर से वही K1 बाई K2 आ जाएगी, क्योंकि इनकी स्टोइचियोमेट्री 1 तो ये K1 बाई K2 में बांट दिया तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2। ये किसको मिल जाएगा? B को मिल जाएगा। और C को कितना मिल जाएगा? A0 माइनस AT, दैट इज A0 इंटू ई रेस पर माइनस 2 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू T इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज CT। सब कुछ आ गया। और बी और सी का मोलर रेशो आज भी वही है, क्योंकि बी और सी की स्टोइचियोमेट्री 1 है तो इट विल बी BT बाई CT विच इज इक्वल टू K1 बाई K2। कुछ समझे बात? यानी ए की स्टोइचियोमेट्री ए के अमाउंट को चेंज करेगी कि नहीं? क्या ए की स्टोइचियोमेट्री का ए के बचे हुए अमाउंट से कोई लेना देना है, या ए का बचा हुआ अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ए 1 हो, चाहे ए की स्टोइचियोमेट्री 1 हो, चाहे 2? लेना देना है ना। आप देखिए ना 2 का टर्म आ रहा है ये, तो इसका मतलब ए का जो 80 है उसका 2 और 3 से लेना देना है। लेकिन बी और सी का जो अमाउंट होगा उसका क्या 2 से कुछ लेना देना है? बी और सी का जो अमाउंट निकाला गया है लेना देना है, क्योंकि उस बी और सी में भी 2 आ रहा है। ये देख लीजिए, यानी ए की स्टोइचियोमेट्री ए को भी चेंज करती है और बी और सी के अमाउंट को भी चेंज करती है। और ये जेई में एडवांस लेवल पर मैच द कॉलम में 36 बार सवाल बना सकता है वो। मतलब मुझे हैरानी है कि अगर उसने काइनेटिक्स को लेकर पैरेलल रिएक्शन सवाल बनाया तो जो ट्रेंड चल रहा है, जो इस बार का हमने एडवांस का पेपर देखा था, ये एक छोटी छोटी बातों को लिंक करने की कोशिश करता है। कितना खूबसूरत सवाल बनेगा। एक पैरेलल रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी, या ऐसे दे दिया 2a गिव्स 3b प्लस 4c। अब सवाल क्या आ गया कि भाई 2a से b भी बन रहा है और c भी बन रहा है। सवाल क्या आ गया? क्या स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए के अमाउंट को गवर्न करती है? हाँ करती है। क्या स्टोइचियोमेट्री ऑफ बी उसका बी के अमाउंट से कोई लेना देना है, सी के अमाउंट से कोई लेना देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि बी और सी की जो स्टोइचियोमेट्री है वो ए के अमाउंट को चेंज नहीं करती, उसका ए से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बी और सी की स्टोइचियोमेट्री बी और सी के मोलर रेशो को चेंज करती है और बी और सी के अमाउंट को चेंज करती है। लेकिन जो ए की स्टोइचियोमेट्री है
वो ए के अमाउंट को भी चेंज करती है और बी और सी के अमाउंट को भी चेंज करती है, क्योंकि अगर ए का अमाउंट चेंज हो गया तो खर्चा चेंज हो जाएगा, और अगर खर्चा चेंज हो गया तो जिन लोगों में बांटना है वो भी चेंज हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं आ रही है सब? Yes, sir. समझ गए सर। तो थोड़ा सा दिमाग आना पड़ेगा, मतलब या तो फिर इसको हल्के हल्के भी किया जा सकता है, बट हम ये सोच रहे हैं अपनी तरफ से एक बार तो बोल ही देंगे, बाकी तुम में से जिसके भी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा सा अकल लगाई जाए। बहुत सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं चीजों को, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है हमारा, ए और बी और सी, ये तीन लोग, ए के पास भी स्टोशियोमेट्री के चेंज करने का ऑप्शन है, बी और सी के पास भी। पहली इंफॉर्मेशन, अगर कोई चेंज नहीं है, कोई सबकी स्टोशियोमेट्री 1:1 है, तो क्या कंडीशन बनी? के नेट इज K1 + K2, बी और सी का रेशो K1/K2, ए का बचा हुआ अमाउंट इज 80 विच इज इक्वल टू A0 × e⁻ K1 + K2t, सी का अमाउंट A0 - 80 का K1/K2 में बांटना। क्लियर? अब आपने बी और सी की स्टोशियोमेट्री, ए की नहीं, बी और सी की स्टोशियोमेट्री चेंज की। अगर आपने बी और सी की स्टोशियोमेट्री चेंज की तो ए का अमाउंट तो आज भी वही A0 × e⁻ K1 + K2 आएगा, नेट के की वैल्यू आज भी K1 + K2 से निकाली जाएगी, लेकिन बी और सी का मोलर रेशो वो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, बी और सी। क्लियर? इसीलिए उनका अमाउंट भी स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, बी और सी की। लेकिन ए से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने ए की स्टोशियोमेट्री चेंज की तो ए का अमाउंट भी उस स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ बी और सी को कितना मिला ये भी ए की स्टोशियोमेट्री डिसाइड करेगी। ये देख लीजिए। यार पता नहीं समझते भी होगे नहीं? समझ गए सर। यस सर, समझते समझ गए बात को? यस यस सर। ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, तो क्या अब ये नतीजा निकाल सकते हैं कि द के नेट इज ऑलवेज K1 + K2 + K3 + K4 इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ABCD? यस सर। तो यानी ये बात तो एकदम फिक्स हो गई, जिस पर जेई सवाल बना चुका है। और ये बड़ा सीधी सी एक इंफॉर्मेशन, मुझे सवाल की रिएक्शन से मतलब नहीं है। के नेट इज ऑलवेज समेशन ऑफ KI, बात खत्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इफ इट इज अ केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन, के नेट हमेशा सिग्मा KI के बराबर होगी। जेई में दो लोगों को लेकर ये सवाल बनाया चुका है, और तुम समझ ही रहोगे क्योंकि सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। तो जो K1 की वैल्यू होगी वो ln2/t½ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन होगी, और इसी तरह से जो K2 की वैल्यू होगी वो ln2/t½ ऑफ सेकंड रिएक्शन होगी। जेई में कुछ इसी टाइप का सवाल बनाया गया था। दो रिएक्शंस के आपको हाफ लाइफ दे रखे थे और आपसे पूछा गया था नेट के क्या होगा। तो जो दो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी अगर हाफ लाइफ पता हो तो क्या K1 K2 निकल आएंगे, और K1 K2 आते ही आपको के नेट मिल जाएगा, दैट इज K1 + K2। तो इस तरह का एक बढ़िया सब्जेक्टिव सवाल बनाया गया था IIT में बहुत पहले। बहरहाल, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। एक सवाल तुम करके देख लो जल्दी से। सर 6x है क्या? सर 6k + 3 क्या? z into z + 1/2 into k। अबे पी क्या है? क्या तुम लोग Z ABCD नहीं जानते क्या? ओके सर। सर हो गए। 13 हमें into लगा 6 दे 25 रखे हैं आप। यार ये 13 14, यार तुम लोग कैसे आदमी होगे? तुम लोग आंसर नहीं बताना जानते हो क्या? सर इसका आंसर 250 के आएगा, 300 के आएगा, 150 के आएगा। ये क्या 13 इंटू? सर वो ऐसे लग रहा है आपने 3 तो के दे रखे हैं और बाकी 1 1। 325 ABCD CD करके ऐसे ऐसे करके दे रखा है। 325 के 325 के। अच्छा। सवाल समझ में आ गया ना? K 2K 3K 4K 5K अप टू Z। ये ABCD EF GH सो ऑन ऐसे था। सर 325 के ही आ रहा है। 325 के ही आ रहा है। किसी का 351 के नहीं आ रहा है?
क्या ये सही है? के नेट की वैल्यू सारे के को जोड़ के निकाली जाएगी? यस सर। सारे जोड़ तो बस यही करना। तो जो के नेट आएगा वो आएगा के प्लस 351 आ रही है। 351 आ रही है ना? यस सर 351 आ रही है। हाँ, मैं वही इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कोई तो बेवकूफ मिलेगा। एबीसीडी कितनी होती है? सर 26। 26 होती है, जिसमें ए इधर ही है। 25 तो 25 ही तो बचे। कुछ समझ रहे हो? यानी 1 से लेके 25 नंबरों का सम निकालना था 325 के। अब ये ध्यान रखना यार, ये सब चीजें बताओ। एक और तुम्हें नहीं लगता एक ऑप्शन 351 के जरूर देगा वो? यस सर। कितने लोग बेवकूफ बन जाएंगे बताइए सर? एबीसीडी 26 होते 26 होते। ये तो चलो एबीसीडी का सवाल है, अगर सोचो काका काका का सवाल होता फिर तो सारे लोग छोड़ाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं काका काका कितने होते हैं। किसी को पता है काका काका कितने होते हैं? 44। ये तो पता नहीं कितने होते हैं। मतलब 44 तो शायद तुमने लक्ष्य मात्राएं से मिला के बोल दिया शायद। यस सर। ना वो सिर्फ हाँ वैसे 33 होते हैं शायद। अब पता नहीं यार, ये कहीं से देख लेना। हालांकि सवाल का आईआईटी में आने के चांसेस कम है, क्योंकि आईआईटी में नीचे के बच्चे भी पेपर देते हैं, साउथ वाले। तो पता नहीं वो काका काका पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो कम से कम काका काका करके सवाल तो नहीं पूछेगा, बट एबीसीडी करके सवाल पूछ सकता है। और इस तरह से पूछ सकता है, कुछ कर दे यार, समझो बात को, समझो। एफ तक कर दिया, जी तक कर दिया, कुछ कर दिया, तो तुम जल्दबाजी में ये मत करना अच्छा जी तक है तो 1 B C D E F G 9 8 7 लोगों को 1 से लेके 7 तक के नंबर, जबकि ए उधर ही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर ए उधर ही रह गया है तो 25 लोगों का सम निकालना था। तो और यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता है, यहाँ 2 स्क्वायर कर देगा, 3 स्क्वायर कर देगा। बाकी गणित तुम्हें आती है, वो अपना जीपी टीपी एमपी जो भी कुछ होता है कुछ भी बना सकता है। तो तुम्हें उसके हिसाब से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। है कुछ गड़बड़ लग रही है शिवम? ठीक है ये? यस सर सही है, थोड़ा मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, इसमें गलती के बहुत सारे स्कोप थे ना सर। इतना टफ सवाल आप पूछते हैं, बताइए कोई तरीका है कि एबीसीडी साला 26 होती है? सर ये कोई बात होती है? बचपन में पढ़ा गया था, आज से जो 15-20 साल हो गए सर, ये कोई तरीका आपका सवाल पूछने का? कितनी गलत बात। शिवम सॉरी, मतलब हम नहीं, वाकई में 15 साल पुरानी बात पूछना ये समझदारी नहीं है। ये ऐसे कैसे उम्मीद कैसे की जा सकती है ना? और बाकी सर 1 से लेके 25 नंबर 26 नंबर को जोड़ना ये कोई आसान काम है सर? हमने कभी पढ़ा है? आप बताइए 1 से लेके 25 नंबर को जोड़ सकता है ऐसे? कितना टाइम लगेगा? 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 4 10 होता है। बड़ा मुश्किल काम है सर। अरे हमें थोड़ी ना आती है एपीजीपी सर, हमने कुछ नहीं पढ़ा गणित में। ये हालत 1 से लेके 25 नंबरों में n+1 क्या होता है, जो भी n × n+1/2 क्या फॉर्मूला वगैरह होता है, वो लगा के कर लेंगे ना यार। यस सर। हाँ, तो इसमें ये पैरेलल रिएक्शंस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन और है जिसको थोड़ा सा एक चीज और पढ़ेंगे तब उसके बात करेंगे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस पैरेलल रिएक्शन में एक पोर्शन जो है वो और हमें देखना है, हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब इसी में जरा दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं, जिसको आज सिर्फ शुरू करेंगे, बस ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स केस, और वो देख के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकंड, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है क्या मैथ्स में? यस। अच्छा, यानी वो भी तुम लोग को नहीं आता होगा। अच्छा, यानी ए जो है वो नहीं तो, अरे जो पढ़ने के बाद भी कहाँ आता है? ABCD जिसको नहीं आ रही बताइए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे बताइए। तो ए से बी बन रहा है, बी से सी, ये बताओ ये समझ में आ गया? ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, सीक्वेंस में चल रहा है मामला, सीक्वेंस में सीक्वेंशियल रिएक्शन है, जिसमें ए से बी का स्टेप, फर्स्ट स्टेप K1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और बी से सेकंड जाने का स्टेप भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सवाल ये आता है फिर वही कि क्या मैं ये बता सकता हूं व्हाट इज AT, व्हाट इज BT, व्हाट इज CT, वो टाइम क्या होगा जिसमें बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, वगैरह 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 बकवास। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे सर, हम समझ गए। एक ही चीज बतानी है आपको, ए का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनेगा, अब बी के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनेगा, और सी के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनेगा। क्योंकि अगर डिफरेंशियल रेट लॉ बन गया तो इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके BT CT AT PT सब निकला है। अब सारी दिक्कत वो डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक, तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, सिर्फ एक बात, सब लोग ये बताओ क्या ये ठीक लिखा है? -dA/dt is K1A। क्या ये ठीक लिखा है? यस सर।
बिल्कुल ठीक है सर, K2 से लेना देना Yes, क्या है? sir. A का खर्चा है, K1 डिसाइड करेगा, K2 से क्या लेना देना। और अगर ये सही लिखा है तो फिर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि AT की वैल्यू A0 इंटू e⁻−k1t के बराबर होगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चलिए अब सारी दर्द जो है इस पूरे खेल में ना सिर्फ ये, आप कोई सोच के बताए व्हाट इज, नहीं माइनस भी नहीं लगा रहे हैं, व्हाट इज dB/dt। बहुत सोच के जवाब देना, बस आज इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज dB/dt? माइनस dc/dt। माय गॉड, अबे dB/dt को K1 K2 के टर्म से बताओ ना। क्या ये कहना ठीक है कि B एक तरफ से बन रहा है और एक तरफ से घट रहा है? भाई एक तरफ से बन रहा है और एक तरफ से घट रहा है, तो जिस तरफ से बन रहा है, समझना जरा बात को, दिस इज K1A, और जिस तरफ से घट रहा है दैट इज K2B। अब अगर तुम समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो अगली बार समझेंगे। बताओ समझे कि नहीं? अकल लगाना, जल्दबाजी में बात मत करना। dB/dt इज द B का नेट अमाउंट चेंज आफ्टर टाइम t। तो टाइम के साथ उसका क्या वेरिएशन हो, क्या रहा B के साथ, इधर से बन रहा है, इधर से घट रहा है। तो अगर बनने का रेट निकाल लें और घटने का रेट निकाल लें तो उससे हमें नेट B का अमाउंट पता चल जाएगा, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। अब इधर से अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब जो dB/dt होगा वो -dA/dt के बराबर होगा, जो कि K1A होगा। यस सर। यानी dB/dt इज इक्वल टू K1A। और इधर के लिए जो रिएक्टेंट है वो कौन है? B। तो इसका मतलब -dB/dt जो होगा वो K2B के बराबर होगा। इसका मतलब युवा नेट dB/dt जो होगा वो एक तो K1A के रेट से बढ़ रहा है और -K2B से घट रहा है। यानी अल्टीमेटली जो नेट dB/dt है वो यहां से निकाला जाए। कुछ समझे बात? यस सर। और ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। हमने तो याद नहीं, हम तो भूल गए। यहां पर एक कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसको e⁻k2t कहा जाता है। कुछ सुना है इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में? Yes, कॉमन sir. इंटीग्रेट वही यहां पर लगता है, और उसको लगाने के बाद आप b की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, और वो b की वैल्यू कुछ गंदी सी निकल के आती है जो अगली क्लास में बताएंगे। तो आज इतना ही कर रहे हैं। ये एक यूनिक केस बनेगा सीक्वेंशियल रिएक्शन का, जिसमें एक रिएक्शन सीक्वेंस में प्रोसीड कर रही, और इसमें आपको ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, क्या ये भी तुम मानते हो कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा? ऐसे भाई इधर से बन रहा है इधर, तो कोई तो टाइम ऐसा होगा जिसमें बी का अमाउंट मैक्सिमम है। वो कौन सा टाइम होगा वो भी निकालना सीख लेंगे, और फिर वो उस टाइम पर बी होगा कितना, भाई जो मैक्सिमम मिनिमम वगैरह, तो गणित का ही है पूरा खेल यहाँ पर। तो अगली क्लास में थोड़ा सा बात करते हैं, तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। इसका वो ले लेते हैं, है ना? इसका एक सेकंड रुको, इसका QR कोड कैसे लेते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सर अरे तुम्हारी प्लेटिंग तुम्हारी प्लेटिंग ही नहीं खत्म होके दे रही सर। बता सर, बस एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें अलॉयज बनते हैं ना? मतलब अगर उसका रीजन है ना कि अगर बर्तन में 10-12 लोग हैं तो एक जमना शुरू कर देगा, उसके जमते जमते दूसरे का नंबर भी चालू हो जाएगा, वो भी जाकर खटाखट खटाखट। तो अलॉयज बनाने के लिए भी ये काम की जा सकती है। ठीक है सर। कर लिया भाई? थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir.